Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 9 जिसका नाम है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के वन लाइनर क्वेश्चंस को। तो ये सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक ज़रूर से देखना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे मिस ना हो। वन मोर थिंग, ऐसे कैंडिडेट्स जो कि अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सिर्फ यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो ये वीडियो सिर्फ यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम वाले कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, बल्कि ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी है जो कि ऐसे कैंडिडेट्स के लिए भी है जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि ये जो वन लाइनर क्वेश्चंस हैं ये आपके बेसिकली ईवीएस से हैं। और अगर मैं बात करूं अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तो वहां पर आपको जीके एंड जीएस का पोर्शन दिखाई देता है। तो उस जीके एंड जो जीएस का पोर्शन है उसमें आपसे इस एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो सेशन आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपसे मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो हम अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सो चलिए स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम इसके 13 to 14 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। लास्ट क्वेश्चन मैं कवर कर रही थी तो मेरी स्टोरेज फुल दिखा दिया था फ़ोन का, तो फिर मैंने उसको वहीं स्टॉप कर दिया था। तो वो क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था, तो मैं उसको कंप्लीट कर दूंगी, बिल्कुल आधा आधा नहीं करूँगी जितना। हाँ, 13 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैं इस क्वेश्चन को एज इफेक्ट को जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से एक बार ही आपको बता दूँगी। तो हम यहीं एज इफेक्ट से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है आपका, व्हेन द नंबर ऑफ वन स्पीशीज़ इन एन एरिया एक्सीड्स अदर कम्युनिटीज़ आर कॉल्ड। जब किसी क्षेत्र में एक प्रजाति की संख्या अन्य समुदायों से अधिक हो जाती है तो उसे कहते हैं हम एज इफेक्ट। ठीक है, तो एज इफेक्ट जो होता है बेसिकली हमने पढ़ा था कि एज इफेक्ट्स जो है वो आपका चेंज है पॉपुलेशन में, जो आपके पॉपुलेशन में चेंज आता है। ठीक है, आपके पॉपुलेशन में जो चेंज आता है वो है एज इफेक्ट। और ये आपकी पॉपुलेशन के साथ साथ आपकी कम्युनिटी में भी आपको चेंज देखने को मिलता है। तो आपका जो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको चेंज देखने को मिलता है। और ये जो पॉपुलेशन में और कम्युनिटी स्ट्रक्चर में जो चेंजेस होते हैं ये आपके 2 और 2 से ज़्यादा हैबिटेट्स की बाउंड्री पे होता है। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा एक हैबिटेट ये है और एक हैबिटेट ये है, इन दोनों की इस हैबिटेट की बाउंड्री है और ये इस हैबिटेट की बाउंड्री है। तो यहाँ पर हमको जो भी इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, जो भी चेंज हमें कम्युनिटी के स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, जो भी चेंज हमें पॉपुलेशन में दोनों जगह का देखने को मिलेगा, वही हमारा एज इफ़ेक्ट कहलाएगा। क्लियर है? यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि जो ऐसे एरियाज़, कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जिनके पास में छोटे छोटे हैबिटेट्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और इससे वो रेंज से बाहर भी निकल जाते हैं। जैसे जैसे हमारा एज इफ़ेक्ट बढ़ता है, ठीक है, जैसे जैसे एज इफ़ेक्ट बढ़ता है वैसे वैसे जो आपकी बाउंड्री होती है हैबिटेट की, उसमें हम कह सकते हैं कि ग्रेटर बायोडाइवर्सिटी जो है वो देखने को मिलती है। ये जो एज इफ़ेक्ट होता है बेसिकली, जिसमें आपका हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूसली जो भी फ्रेगमेंट देखने को मिलता है लैंडस्केप में, वो क्यों देखने को मिलता है, तो वो हमको अर्बनाइजेशन की वजह से देखने को मिलता है। क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रहा है रेगुलरली। ठीक है, ह्यूमंस को अपना घर नगरीकरण कर रहे हैं तो वो फॉरेस्ट वगैरह को कट कर रहे हैं। तो वो जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उससे जो लैंडस्केप है उसके फ्रेगमेंट्स हो रहे हैं और इस वजह से जो एज इफ़ेक्ट है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, और ये जो चेंज आ रहा है, जो ये एज इफ़ेक्ट इंक्रीज़ कर रहा है, इसकी वजह से जो ये चेंज आ रहा है लैंडस्केप में, या हम कह सकते हैं लैंडस्केप इकोलॉजी में, वो उसके कुछ हमें अब कॉन्सिक्वेंसेस भी ज़रूर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, बाकी
अगर मैं एग्जाम्पल की तरह बताऊं आपको एज इफ़ेक्ट के, तो जैसे अल्फ़ा डाइवर्सिटी हो गई, ठीक है, इनटॉलरेंट एज इनटॉलरेंट वर्ड्स की, जो कि आपके लेक्केंडोना रेन फॉरेस्ट में है, तो वो आपका एज इफ़ेक्ट का एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड चलिए अब हम टाइप्स ऑफ देखेंगे। तो हमने टाइप्स ऑफ एज इफ़ेक्ट देखे थे। हमने पहला टाइप ऑफ एज इफ़ेक्ट आपका इनहेरेंट देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो इनहेरेंट टाइप ऑफ एज इफ़ेक्ट होता है, इसमें जो हमारे नेचुरल फीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो बॉर्डर लोकेशन होती है उसको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा इंड्यूस्ड टाइप ऑफ एज इफ़ेक्ट आता है। ये जो इंड्यूस्ड टाइप ऑफ एज इफ़ेक्ट आता है, इसमें आपको नेचुरल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलते हैं, लाइक जैसे कि फ्लड आ जाती है, आग लग जाती है, या फिर कोई भी अदर ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं नेचर को हार्म होता है, तो ये आपके इंड्यूस्ड एज इफ़ेक्ट में आते हैं। उसके बाद में आपका एक नैरो एज इफ़ेक्ट आता है। इस नैरो एज इफ़ेक्ट की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली एक हैबिटेट होता है, जो कि आपका एक हैबिटेट जब ख़त्म होता है तभी हमारा दूसरा हैबिटेट ख़त्म होता है, स्टार्ट होता है। नैरो एज इफ़ेक्ट में जब एक हैबिटेट ख़त्म हो जाएगा तब दूसरा होगा। जैसे हम एग्रीकल्चर में देखते हैं कि जब हमारी एक फसल कट जाएगी तभी हम दूसरी फसल लगाएंगे। फिर हमारा वाइड एज इफ़ेक्ट आता है। ये वाइड एज इफ़ेक्ट आपका इकोटोन की तरह होता है। यहाँ पे हम ये कहेंगे कि यहाँ पे जो यहाँ पर लार्ज डिस्टेंस होता है वो हमारे क्लियरली और प्योरली डिफाइंड हैबिटेट्स होते हैं। कि दो हमारे क्लियरली और प्योरली डिफाइंड हैबिटेट्स होते हैं, उनके बॉर्डर्स को सेपरेट करता है, और ये आपका फिज़िकल कंडीशंस पर बेस्ड होता है, वेजिटेशन पर बेस्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कॉन्वलेटेड। कॉन्वलेटेड, तो अब हमारा कॉन्वलेटेड एज इफ़ेक्ट आता है। ये जो कॉन्वलेटेड एज इफ़ेक्ट होता है, इसमें बॉर्डर जो होता है वो आपका नॉन लीनियर होता है। कैसा होता है, नॉन लीनियर बॉर्डर होता है। और फिर आपका एक परफोरेटेड आता है। परफोरेटेड एज इफ़ेक्ट है, इसमें जो बॉर्डर होता है उसमें गैप होता है, ठीक है। और बाकी इतना ही है। बाकी हमने पढ़ा था कि एज इफ़ेक्ट जो है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो बढ़ता है, तो उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ में क्या क्या हो सकता है, जैसे कि हमारे इन्वेसिव्स का इंट्रोडक्शन करना, एक्सोटिक्स का इंट्रोडक्शन जो ह्यूमंस करते हैं उसकी वजह से, या फिर हायर सिवियरिटी या फिर फ्रिक्वेंसी फायर की, कंपेनियन एनिमल जो पेट्स वगैरह पाए जाते हैं वो एज अ प्रेडिटर्स एक्ट करते हैं। ट्रेल्स जो हो रहे हैं, पोल्यूशन, इरोजन, ठीक है, फॉरगेजिंग हैबिटेट्स का लॉस होना, हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन होना, डिफॉरेस्टेशन या फिर लैंड यूज चेंज, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से एज इफ़ेक्ट जो है वो बढ़ता है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन विच रीजन ऑफ वर्ल्ड हैज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम। आपसे पूछा जाता है कि दुनिया के किस क्षेत्र में सबसे जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है। तो सबसे जटिल पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है। सबसे जटिल पारिस्थितिकी तंत्र आपके भूमध्य रेखीय क्षेत्र में है, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटोरियल रीजन। तो इक्वेटोरियल रीजन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बेसिकली इक्वेटोरियल रीजन होता क्या है, तो हम सभी को इस इक्वेटोरियल से आपको इक्वेटर वर्ड समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो इक्वेटर बेसिकली क्या होता है, हम सबको पता है कि इक्वेटर जो होता है, लाइक आपको इस तरह से आपके अर्थ दिखाई देता है, इसमें आपको यहाँ बीच में इक्वेटर दिखाई देता है, ठीक है। तो और आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इसमें दिखाई देते हैं। तो ये जो इक्वेटर है बेसिकली ये एक सर्कल है लैटिट्यूड्स का, जो कि स्फेरॉइड को डिवाइड करता है, जैसे कि हमारे अर्थ हो गई, ठीक है, इसको ये डिवाइड कर रहा है दो पोल्स में या दो पार्ट्स में, जिसको कि हम यहाँ पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर के नाम से जानते हैं। अर्थ पर ये जो इक्वेटर है हमारा, ये एक इमेजिनरी लाइन है। क्या है,
लाइन है। अर्थ पे हमारी ये इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि आपके 0 डिग्री लैटीट्यूड पर लोकेटेड है। ये बात आपको याद रखनी है कि ये आपकी 0 डिग्री लैटीट्यूड पर लोकेटेड है। तो बेसिकली इक्वेटर एक सर्कल ऑफ लैटीट्यूड्स है जो कि हमारी अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। और इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो कि 0 डिग्री लैटीट्यूड पर लोकेटेड है। एंड इसमें हम ये कहेंगे कि ये इसमें पोल्स भी, नॉर्थ और साउथ पोल्स में भी बॉडी को डिवाइड करता है। एंड ये जो इक्वेटर हमने भी पढ़ा, जो इक्वेटर हमने पढ़ा, इक्वेटोरियल रीजन जो बेसिकली होते हैं वो रीजन्स होते हैं जो कि इसी इक्वेटर के पास में पाए जाते हैं। ठीक है, जो इक्वेटर के पास में जो रीजन्स पाए जाते हैं उन रीजन्स को ही हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन की अगर मैं बात करूं तो ये जो इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं ये आपके इक्वेटर के बैंड्स के अराउंड जो है वो लोकेटेड होते हैं और अप्रॉक्स आपका 6% जो अर्थ की सरफेस होती है उसको ये कवर करके रखते हैं। ये हमारे ऑफन, अगर मैं बात करूँ इन इक्वेटोरियल रीजन की, तो ये आपके लो लैंड एरियाज़ होते हैं। याद रखेंगे कि ये जो इक्वेटोरियल रीजन्स होते हैं ये हमारे लो लैंड एरियाज़ होते हैं। ठीक है, लो लैंड एरियाज़ हैं ये हम इक्वेटोरियल रीजन। और इनमें इसके पास में क्लाइमेट होता है ना जो कि हमारा हॉट होता है और वेट होता है। पूरी साल हमको यहाँ पर जो क्लाइमेट देखने को मिलता है वो आपको हॉट एंड वेट देखने को मिलेगा। और आप सभी को पता है कि गर्मी बहुत हो और थोड़ा सा वेट का मतलब यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। और आपने देखा होगा कि जब अगर कभी बारिश होती है, थोड़ी बारिश हो तो उसके बाद कितनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, तो उस टाइप का एटमॉस्फेयर यहाँ पर इक्वेटोरियल रीजन्स में पाया जाता है। तो यही एक कारण है जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं कि जो वहाँ का इकोसिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो क्लाइमेट होता है पूरी साल वो हॉट और वेट रहता है। ठीक है, और हम यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस इक्वेटोरियल रीजन की, तो यहाँ पर इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। इस इक्वेटोरियल रीजन में आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो है वो ग्रो करते हैं इस इक्वेटोरियल रीजन में। बाकी अगर मैं बात करूं कि और क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिल रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट भी आपको यहीं इक्वेटोरियल रीजन में ही देखने को मिलता है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ये आपने सुना होगा। इसके अलावा हमको मतलब रेन फॉरेस्ट ही देखने को मिलते हैं। अटलांटिक फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं, डेन ट्री रेन फॉरेस्ट हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप के आपके जो वेजिटेशन है वो यहाँ इक्वेटोरियल रीजन पर पाई जाती है। क्लियर? आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। चलेंगे, आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। एंड दिस क्वेश्चन इज़ द वेयर आर द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम फाउंड। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इकोसिस्टम कहाँ पाया जाता है? सबसे ज़्यादा ये स्टेबल इकोसिस्टम कहाँ पाया जाता है? तो ये आपके ओशियंस में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? और सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र आपके महासागरों में यानी ओशियंस में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? तो उसका कारण है ये कि ये जो होते हैं ये आपके नेचुरली सेलाइन होते हैं, नेचुरली लिक्विड होते हैं। ठीक है, नेचुरली लिक्विड यानी कि हम कह सकते हैं कि सेलाइन होता है। ओशियन का जो वाटर होता है वो आपका नेचुरली लिक्विड सेलाइन होता है। ठीक है, सैलिनिटी यहाँ पर बहुत देखने को मिलती है। तो ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन को डिज़ोल्व करता है। ठीक है, ये क्या करता है, डिज़ोल्व करता है ऑक्सीजन को। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कि जो नेचुरली लिक्विड होता है यानी कि जो पानी होता है वो सलाइन होता है। तो यहाँ पर डिज़ोल्व ऑक्सीजन आपको देखने को मिलती है। तो ये जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है ये लाइट होती है आपकी। कैसी होती है? लाइट होती है और टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। याद रखेंगे, लाइट होती है और
टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। ये जो आपका ओशियन का इकोसिस्टम होता है, इसमें जो नेचुरल लिक्विड यानी कि जो हमारा पानी पाया जाता है वो सलाइन होता है, उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन होती है जो कि लाइट होती है, टेम्परेचर सेंसिटिव होती है। और बाकी अदर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको बायोटिक कंपोनेंट में मॉडिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, जबकि ओशियंस जो होता है आपका वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए स्टेबल रहता है। तो वो स्टेबल रहता है, इसी जो हमने बताया कि यहाँ पर सेलिनिटी आपको देखने को मिलती है पानी में, इस वजह से ओशियंस को जो है वो गुड इकोसिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। मतलब ओशियन को गुड इकोसिस्टम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ओशियन हमको सस्टेन कर रहे हैं। ये जो ऑक्सीजन ओशियंस हैं ये क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड, मेडिसिन्स और अदर सोर्स ऑफ रिक्रिएशन दे रहे हैं, डिस्कवरी कर रहे हैं, आइडेंटिटी एंड कल्चर ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वजह से इनको गुड इकोसिस्टम का नाम भी दिया जाता है। बाकी इकोसिस्टम को स्टेबल बनाने का यहाँ पर एक और रीज़न है, जो हम कह सकते हैं कि 2 की कंपोनेंट्स हैं आपके इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी के। वो आपका पहला है रेजिलियंस और दूसरा है आपका रेजिस्टेंस। ये क्या करते हैं? बेसिकली आपके एनवायरनमेंट में एक बैलेंस बना के रखते हैं। ये जो आपके 2 टर्म्स है ना, रेजिलेंस एंड रेजिस्टेंस, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो इकोसिस्टम की एबिलिटी है जिसकी वजह से इकोसिस्टम स्टेबल रहता है जब उसमें डिस्टर्बेंसेस होते हैं तब भी। और रेजिलेंस जो है वो एक ऐसी स्पीड है जिसमें कि इकोसिस्टम जो होता है वो जो भी डिस्टर्बेंस हुआ था उस डिस्टर्बेंस से अपने आप को रिकवर कर लेता है। तो इस वजह से जो हमारा इकोसिस्टम होता है ओशियंस का वो स्टेबल होता है। किस वजह से? रेजिलेंस एंड रेजिस्टेंस की वजह से। रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जब कोई भी डिस्टर्बेंस होता है ओशन में, मान लीजिए सुनामी आई या कुछ भी हुआ, तो वो स्टेबल रहता है। ठीक है, स्टेबल रहेगा, अपनी पोजीशन नहीं, मतलब जो भी कुछ है वहाँ पे स्टेबिलिटी रहेगी। लेकिन अगर थोड़ा बहुत, और रेजिलेंस जो है, अगर कोई भी डैमेज हुआ या कुछ भी चेंजेस आए तो उस चेंजेस को क्या करा जाता है? उस रेजिलेंस के थ्रू रिकवर कर लिया जाता है। तो इसलिए फिर वो स्टेबल रहता है। क्लियर है? चलेंगे आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। हु यूज़ द वर्ड बायोडाइवर्सिटी फर्स्टली? तो बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है वो सबसे पहले किसने यूज़ की थी? तो वो बायोडाइवर्सिटी टर्म आपकी सबसे पहले E.A. नॉर्स ने यूज़ की थी। उसके बाद हम बात करेंगे कि हमने बायोडाइवर्सिटी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि बायोडाइवर्सिटी बेसिकली वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ है जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती हैं। लाइक हमारे लेपर्ड की अलग अलग वैरायटी हमने देखी, स्नो लेपर्ड, वाइट लेपर्ड, ठीक है। ऐसे ही हम डियर्स की वैरायटी देखते हैं, ठीक है, ब्लैक डियर, रेन डियर, मस्क डियर, स्पॉटेड डियर। तो एक पर्टिकुलर एनिमल की जो अलग अलग ये वैरायटी दिखाई दे रही हैं, इसी को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। हमारे पास जैसे रोजेस होते हैं, ब्लैक रोज़, रेड रोज़, वाइट रोज़, ब्लू रोज़। तो एक पर्टिकुलर एक स्पीशी है रोज़, लेकिन इस रोज़ में अलग अलग वैरायटीज़ हैं, दैट इज़ टर्म्ड एज दी बायोडाइवर्सिटी। अब ये जो E.A. नॉर्स हैं, इन्होंने सबसे पहले जो ये बायोडाइवर्सिटी टर्म है इसको इन्होंने यूज़ किया था। ये जो आपके ये नॉर्स है, इनका पूरा नाम E.A. कैथरीन नॉर्स है। क्या है इनका पूरा नाम? इनका पूरा नाम है E.A. कैथरीन नॉर्स। ठीक है, सो इतना ही डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज़ द रिचेस्ट एरिया ऑफ बायोडाइवर्सिटी? अब आपसे पूछा है कि रिचेस्ट एरिया जो है बायोडाइवर्सिटी का वो क्या है? तो वो है आपका जैव विविधता का सबसे समृद्ध एरिया जो है वो क्या है? तो वो आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो इनको सबसे ज़्यादा समृद्ध क्यों कहा जाता है? बेसिकली तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो रेन फॉरेस्ट हैं ये आपके डेंस होते हैं एंड वार्म होते हैं। ठीक है, डेंस एंड वार्म होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इनमें आपको हाई रेनफॉल देखने को मिलती है। ठीक है, इनमें आपको हाई रेनफॉल देखने को मिलती है। और ये आपको मतलब कितनी पाई जाती है अगर मैं बात करूं
तो 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पर होती है इक्वेटर के, ठीक है। 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, इतना इक्वेटर पे नॉर्थ एंड साउथ 10 डिग्री यहाँ पर रेनफॉल आपको देखने को मिलती है। और ये हमारे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बायोम जो है उसके सबसेट होते हैं बेसिकली, जो कि आपके 28 डिग्री लैटीट्यूड्स पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? 28 डिग्री लैटीट्यूड्स पर ये पाए जाते हैं। बाकी अगर मैं बात करूँ इनकी और थोड़ा सा, तो ये जो फॉरेस्ट होते हैं आपके, ये आपके इक्वेटर के आसपास पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ में 28 डिग्री के अंदर पाए जाते हैं। ये अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका एशिया हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका साउथ अमेरिका हो गया, मध्य आपका मिडिल अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया। तो इन सब पर ये पाए जाते हैं, यहाँ सब जगह ये पाए जाते हैं। और हाई रेनफॉल हमको यहाँ देखने को मिलती है, एज इट इज़ हमने डिस्कस किया ही है, ठीक है। और इसके बारे में बात करूँ तो ये हमारे सीजनल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं, जिनमें कि ट्रॉपिकल मॉनसून आपको देखने को मिलता है, सवाना क्लाइमेट आपको यहाँ देखने को मिलता है। और समटाइम्स इसकी ब्रॉड डेफिनेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं, ये अपने कंसिस्टेंट और हाई टेम्परेचर की वजह से बाकी सबसे थोड़ा सा अलग होते हैं। जो हमारा स्ट्रक्चर होता है इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, वो आपका लेयर्स में होता है बेसिकली, और हर लेयर जो होती है उसमें वो यूनिक इकोसिस्टम शो कर रही होती है। यहाँ पर ये इसमें जो लेयर्स आती हैं उनमें आपकी एक इमर्जेंट लेयर आती है, ठीक है। मैंने बोला ना इसका स्ट्रक्चर लेयर्स में होता है, तो यहाँ पर आपको एक इमर्जेंट लेयर देखने को मिलती है। अगर मैं इस इमर्जेंट लेयर की बात करूँ तो इस इमर्जेंट लेयर में क्या होते हैं, आपके टावरिंग ट्रीज़ होते हैं। कौन से ट्रीज़ होते हैं? इस इमर्जेंट लेयर में टावरिंग ट्रीज़ पाए जाते हैं, ठीक है। और हमारे डेंसली पॉपुलेटेड कैनोपी लेयर होती है, ठीक है। पहली हमारी इमर्जेंट लेयर हो गई जिसमें आपके टावरिंग ट्रीज़ पाए गए, ठीक है। इसके बाद एक और लेयर आती है जिसको हम कहेंगे कि वो डेंसली पॉपुलेटेड होती है, जिसको हम कैनोपी लेयर कहते हैं, ठीक है। और एक हमारी अंडर स्टोरी लेयर होती है। एक कैनोपी लेयर होगी तो इसमें डेंसली पॉपुलेशन होती है, एक हमारी अंडर स्टोरी लेयर होती है, ठीक है। तो ये जो हमारी अंडर स्टोरी लेयर होती है बेसिकली, ये जो अंडर स्टोरी लेयर है ये वाइल्ड लाइफ में रिच होती है। यहाँ आपको अच्छी वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है, ठीक है। और हम कह सकते हैं फॉरेस्ट फ्लोर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। क्लियर? और अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर देखें तो बायोडाइवर्सिटी और स्पीशीएशन के बारे में हम देखें तो यहाँ आपको औरंगेटन, ये एक एनिमल है, आपने सबने नेम सुना होगा, औरंगेटन वो देखने को मिलता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे आपको इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन वगैरह देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इन दिस क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, विच रीजन इज़ नोन एज द स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का स्टोर हाउस किसको कहा जाता है? तो ये भी आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को आपका स्टोर हाउस भी कहा जाता है। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को स्टोर हाउस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी कहा जाता है, और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ही आपको सबसे ज़्यादा रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। तो दोनों चीज़ें इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है। अगला है, विच रीजन हैज़ दी हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी इन द इकोसिस्टम। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम में कौन सा ऐसा रीज़न है जहां आपको हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी दिखाई देती है? तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी जो है वो आपको टाइडल रिवर रीजन में दिखाई देती है। अब ये बेसिकली टाइडल रिवर होती क्या है?
तो टाइडल रिवर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। देखिए, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस क्षेत्र की उत्पादकता सबसे अधिक होती है? तो ये आपके ज्वारीय नदी क्षेत्र की उत्पादकता सबसे अधिक होती है। कैसे होती है? तो ये जो टाइडल रिवर है, ये बेसिकली क्या है, ये एक तरह की ऐसी रिवर है जो कि आपकी जिसका जो फ्लो होता है, या हम कह सकते हैं जिसका जो लेवल होता है, वो टाइड्स, जो ज्वार और भाटे आते हैं ना, जो टाइड्स आते हैं, उनकी वजह से होता है। ये टाइडल रिवर्स ऐसी रिवर्स होती हैं जिनमें जो फ्लो आता है वो इन टाइड्स की वजह से आता है, उनका जो लेवल होता है वो इन टाइड्स की वजह से होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक सेक्शन होती हैं बेसिकली ये बड़ी बड़ी रिवर्स की, या अब हम कह सकते हैं बड़े बड़े रिवर्स का जो एक सेक्शन होता है ना, वो इन जब टाइड्स से अफेक्ट होता है तो वो हमारा टाइडल रीच कहलाता है। क्या कहलाता है? टाइडल रीच। और कभी कभी उन्हीं को हम टाइडल रिवर कंसीडर करते हैं। किसको? मतलब मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी रिवर है, उसका कोई भी एक सेक्शन जो कि टाइड से प्रभावित हुआ, तो उसको हमने टाइड रीच कह दिया और उसी को हमने टाइडल रिवर कह दिया। ठीक है, अगर उसको हम या तो फिर कोई सेपरेट नाम दे देते हैं, कोई अदर अलग सा नाम दे देते हैं, उसको रीज़न थोड़ा सा सेपरेट हो जाता है। टाइडल रिवर्स जो होती हैं बेसिकली आपकी शॉर्ट रिवर होती है, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो लार्ज रिवर्स होती हैं उनके किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन से ये बनती हैं। तो ये शॉर्ट रिवर्स होती हैं जिनमें आपका लो डिस्चार्ज रेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल डिस्चार्ज जो होता है वो यहाँ हाई होता है। वैसे लो डिस्चार्ज होता है बट ओवरऑल हाई होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ये शैलो रिवर्स मानी जाती हैं लार्ज कोस्टल माउथ के साथ। मतलब इनका लार्ज कोस्टल माउथ होता है, शैलो रिवर्स की तरह इनको कंसीडर किया जाता है। और कुछ केसेस में अगर मैं बताऊँ तो हाई टाइड्स अगर आते हैं, ठीक है, अगर हाई टाइड्स आते हैं तो डाउन स्ट्रीम फ्लोइंग फ्रेश वाटर रिवर जो है वो बन जाती हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टाइडल रिवर होती हैं, जो मतलब किसी भी टाइड के आने से किसी भी बड़ी रिवर में एक सेक्शन से जो टाइडल रीच बना था, वहाँ पर हमको एक्वाटिक इकोसिस्टम की क्या देखने को मिलती है? हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है। टाइडल रिवर्स के अगर एग्जाम्पल देखें तो टाइडल रिवर का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कौन सी टाइडल रिवर है। तो रियो डी ला प्लाटा। तो रियो डी ला प्लाटा ये जो है ये आपकी एक टाइडल रिवर है, ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये अर्जेंटीना और पराग्वे हम कहेंगे, उसकी पराग्वे और अर्जेंटीना की बॉर्डर पे ये आपको रियो डी ला प्लाटा रिवर देखने को मिलेगी। और ये माइक्रो टाइडल रिवर की तरह क्लासीफाई की जाती है, क्योंकि जो इसकी टाइडल रेंज है वो लेस देन 1 मीटर है। ये रिवर सिग्निफिकेंटली हम कहेंगे इसकी साइज़ की वजह से या इसके टाइडल वेवलेंथ की वजह से एक रिवर स्टैचुरी बनाती है। ठीक है, तो रियो डी ला प्लाटा टाइडल रिवर है। आपकी अमेज़न रिवर जो है वो भी आपकी टाइडल रिवर है, कि ये जो अमेज़न रिवर है ना, ये इसमें हाईएस्ट फ्लो है आपका। इसके सेडिमेंट डिस्चार्ज का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ ड्रेनेज बेसिन भी है किसी भी रिवर की, ये मतलब लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन भी है इसमें। और इसके लार्ज फ्लो वॉल्यूम की वजह से सॉल्ट वाटर जो होता है वो कभी भी अमेज़न रिवर के माउथ में एंटर नहीं करता, और जो लिमिट रहती है सैलिनिटी की वो 150 किलोमीटर सीवर्ड रहती है रिवर माउथ के। ठीक है, अमेज़न रिवर को भी अमेज़न रिवर को पहले वाली जो रियो डी ला प्लाटा थी इसको माइक्रो टाइडल रिवर हम क्लासीफाई कर रहे थे, बट ये जो आपकी अमेज़न रिवर है ये मैक्रो टाइडल होती है, क्योंकि जो इसकी टाइडल लेंथ होती है वो 4 to 8 मीटर्स होती है। कितनी होती है? 4 to 8 मीटर्स। और रियो डी ला प्लाटा जो रिवर थी इसकी जो टाइडल रेंज थी वो लेस देन 1 मीटर थी। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। सो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द लो प्रोडक्टिविटी इन द डीप सी रीजन इज कॉल्ड। जो लो प्रोडक्टिविटी है हमारे डीप सी रीजन में वो क्या कहलाता है? वो आपका बायोडेजर्ट कहलाता है। तो गहरे समुद्र क्षेत्र में कम उत्पादकता को हम जैव रेगिस्तान कहते हैं।
अब बात आई कि विच एरिया हैज़ द लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ, किस एरिया के पास लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ होती है, तो वो आपके सवाना रीजन के पास होती है। अब ये सवाना रीजन्स क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। बाकी सवाना रीजन ऐसा एक क्षेत्र होता है जहाँ पे सबसे अधिक स्थलीय जीवन होता है, ठीक है। तो सवाना रीजन एक आपका घन का एक नया रीज़न है बेसिकली एक तरह से, और अभी जो है वो सबसे बड़ा है कंट्री में। और क्रिएशन की अगर मैं बात करूँ इस रीज़न के, तो ये आपके गोंजा ट्रेडिशनल काउंसिल है उसकी प्रेजेंटेशन पे इसको बनाया गया है सवाना रीजन को। और हाँ बाकी इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो ये आपके 27 दिसंबर 2018 में यहाँ पर एक रेफरेंडम देखने को मिला था, ठीक है, जिसको कि सवाना रीजन में अगर हम देखें तो 206 और 350 वोट्स मिले थे इसके फेवर में कि सवाना रीजन का जो स्ट्रक्चर बनाना था, जो क्रिएशन करनी थी उसके लिए। ज्योग्राफी और क्लाइमेट की अगर मैं बात करूं तो सवाना रीजन जो होता है वो हमारा नॉर्थ में जो है वो बॉर्डर्ड है अपर वेस्ट रीजन से, और वेस्ट में जो है वो घन से, वही हमने बोला ना कि घन का नया है, तो इसका जो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्दर्न रीजन है वो सवाना रीजन जो है वो 7 डिस्ट्रिक्ट से मिलके बना है। तो इसी रीजन पे हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है वो देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड इज़ ऑक्यूपाइड बाय द सवाना रीजन। तो इस सवाना रीजन के द्वारा कितनी परसेंटेज वर्ल्ड की ऑक्यूपाइड है, तो 24% जो है वो यहाँ पर ऑक्यूपाइड है। नेक्स्ट बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया है आपका कि हर्बीवोर एनिमल्स आर ऑल्सो कॉल्ड। हर्बीवोर एनिमल्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, तो ये जो हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, ठीक है। शाकाहारी जानवरों को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है, क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था कि प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं हमारे, तो प्रोड्यूसर्स हमारे प्लांट्स होते हैं जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। सनलाइट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ये अपना खाना क्लोरोफिल की मदद से खुद बनाते हैं। इन्होंने अपना खाना बनाया, अपनी ग्रोथ ये करते हैं, ठीक है। अपने फूड को अपने लीफ में ये प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इसीलिए इनकी लीफ को किचन फैक्ट्री भी कहा जाता है, किचन कहा जाता है, फैक्ट्री कहा जाता है। तो ये बेसिकली अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो इसलिए इनको प्रोड्यूसर्स कहा, क्योंकि इन्होंने खाना प्रोड्यूस किया। लेकिन अब ये जो प्लांट्स हैं इन प्लांट्स को खाता है हर्बीवोर एनिमल, जैसे कि हमारी काउज हो गई, बफेलोज हो गई, गोट हो गई, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये अपने सर्वाइवल के लिए, अपने खाने के लिए इन प्लांट्स पर डिपेंड है, ये इन प्लांट्स को खाते हैं। इस वजह से इनको प्राइमरी कंज्यूमर कहा जाता है, क्योंकि ये कंज्यूम कर रहे हैं, बना बनाया खाना ये कंज्यूम कर रहे हैं। दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब ये जो काऊ और गोट है ना, इनको अदर वाइल्ड एनिमल्स खाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि गोट है तो गोट को मान लीजिए लॉयन ने खा लिया, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो इन सबको मतलब ये जो लॉयन हो गया या हमारा एलिफेंट हो गया, तो इनको तो कोई खा नहीं सकता, तो ये हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स आते हैं, जो बेसिकली अगर मैं काऊ की बात करूँ, गोट की बात करूँ, ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। इसके अलावा मैं अगर ग्रास हॉपर की बात करूँ, मैं अगर फ्रॉग की बात करूँ, तो ये भी हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। और इन फ्रॉग को, इन ग्रास हॉपर्स को मान लीजिए ग्रास हॉपर को मान लीजिए स्नेक ने खाया, फ्रॉग ने खाया, तो ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। इनको फिर आगे फर्दर अदर एनिमल खा रहा है तो वो हमारा टर्शरी हो रहा है, और इसको भी कोई और इनको फिर डिकम्पोजर्स जो है वो डिकम्पोज कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है द फर्स्ट न्यूट्रिशनल ऑर्डर इंक्लूड्स। अब पहले न्यूट्रिशनल ऑर्डर यानी फूड चेन में पहला ऑर्डर में कौन आएगा, तो प्रथम पोषण क्रम में कौन शामिल है, तो भैया प्रथम पोषण क्रम में तो आपके प्लांट्स जो हैं वही शामिल हैं।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूट्रिशनल ऑर्डर टू अनदर न्यूट्रिशनल ऑर्डर इन अ फूड चेन। तो आपको पता है कि खाद्य श्रृंखला प्रणाली में एक पोषण क्रम से दूसरे पोषण क्रम में अगर आपको जाना है तो ऊर्जा परिवर्तन का जो प्रतिशत है वो कितना रहता है, वो आपका 10% रहता है। कितना रहता है? 10%। पता ना 10% एनर्जी फ्लो होता है दूसरे तक, मतलब प्लांट्स में जितना एनर्जी है उसका 10% जो है वो हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हु इज़ द स्कैवेंजर ऑफ नेचर। तो स्कैवेंजर जो होते हैं बेसिकली आपके डिकम्पोजर्स होते हैं। स्कैवेंजर्स में आपके वल्चर्स आते हैं, ईगल्स आते हैं, ठीक है, जो मतलब सब कुछ डेड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को खा के ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब भी कोई कुछ मरा हुआ होता है ना तो उसके आसपास अगर हमें कहीं चील या फिर हमें वल्चर्स दिखाई दे तो हम कहते हैं यहाँ पक्का कोई ना कोई मरा हुआ, किसी की डेड। सीआईडी वगैरह अगर आप देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि वो सीआईडी अगर कोई डेड बॉडी ढूंढ रहे होते हैं और उनको फिर वहाँ आसपास कहीं बड़े बड़े वल्चर्स दिखाई देते हैं तो वो कहते हैं पक्का वहाँ यहाँ देखो वल्चर्स हैं, इट मीन्स वहाँ कोई डेड बॉडी होगी। तो ये जो इनको स्कैवेंजर्स जो है नेचर के, इनको हिंदी में सफाई कर्मी कहते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई अगर डेड बॉडी पड़ी है तो वो क्या करेगी, वो हमारे एटमॉस्फेयर को हार्म करेगी, तो उसको ये क्लीन कर देते हैं। बेसिकली ये वल्चर्स आके इनको खा जाते हैं, ठीक है, और इनको ख़त्म कर देते हैं। तो हमारी सफाई कर्मी ये कहलाते हैं। नेक्स्ट है द रीजन विच इज़ प्रॉस्परस इन बायोडाइवर्सिटी। वो रीजन जो कि आपका बायोडाइवर्सिटी में तो प्रॉस्परस होता है बट देयर हैबिटेट इज़ ऑन द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन। लेकिन इनका जो हैबिटेट होता है वो बिल्कुल डिस्ट्रक्शन की कगार पर होता है। उनको क्या कहते हैं? तो उनको हॉटस्पॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉटस्पॉट। वह क्षेत्र जो है विविधता में समृद्ध है लेकिन उनका आवाज़ जो है वो विनाश के बिल्कुल कगार पर है, तो उसको हम हॉटस्पॉट कहते हैं। अब बात आ जाती है कि कितने हॉटस्पॉट जो है वो हमारे देश में रिकॉग्नाइज़ किए हैं। तो दुनिया में कितने हॉटस्पॉट पहचाने जाते हैं? तो लगभग 30 हॉटस्पॉट्स जो हैं वो पहचाने जाते हैं। बाकी इन 30 हॉटस्पॉट के बारे में हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ आ जाता है कि हाउ मैनी हॉटस्पॉट रीजन इन इंडिया। तो 30 हॉटस्पॉट पाए गए लेकिन रीज़न कितने हैं हॉटस्पॉट के? तो वो 4 हैं। भारत में कितने हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं? 4। विच रीजन इज डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट हॉटस्पॉट इन इंडिया। पहला हॉटस्पॉट इंडिया का कौन से रीजन को कहा गया था? तो वेस्टर्न घाट्स जो नीलगिरी रीजन था उसको पहला हॉटस्पॉट घोषित किया गया था। पश्चिमी घाट नीलगिरी क्षेत्र। नेक्स्ट है एन ओशियनिक सेंसिटिव जोन इज कॉल्ड। आपका ओशियनिक सेंसिटिव जोन होता है उसको होप स्पॉट कहते हैं। महासागरीय संवेदनशील क्षेत्र को होप स्पॉट कहा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ इंडियाज़ कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के लिए इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना है? तो ये आपका 8% है। कितना है? 8%। वैश्विक जैव विविधता में भारत का योगदान कितने प्रतिशत है? तो ये आपका 8% है। इन विच रीजन ऑफ इंडिया बायोडाइवर्सिटी इज मोस्टली फाउंड। इंडिया के किस रीजन में बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो आपके साइलेंट वैली केरल में पाई जाती है। साइलेंट वैली केरल जो है वहाँ सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो भारत के किस क्षेत्र में जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है? साइलेंट वैली केरल। विच गैस इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा था कार्बन डाइऑक्साइड ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है। जब ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ करता है। जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो इसीलिए इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो है आपकी CO2।
ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस सबसे अधिक जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी ग्रीन हाउस गैसेस और कौन कौन सी होती हैं? तो हमने पढ़ी थी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CFC होती है, मीथेन होती है CH4, और आपकी नाइट्रोजन की ऑक्साइड यानी NO2। तो ये हमारी कौन हो ग्लोबल वार्मिंग, ये हमारी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। इन्हीं का कंसंट्रेशन जब एटमॉस्फेयर में बढ़ता है तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है एंड ग्लोबल वार्मिंग होता है। Now the last question of our session is which gases are responsible for the greenhouse effect? वही अभी मैंने ऊपर बता ही दिया, CO2, CH4, N2O एंड CFCs। ठीक है, तो ये सारी गैसेस जो हैं ये आपके ग्रीन हाउस गैस के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यही गैसेस ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती हैं, इन्हीं गैसेस को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है, और यही गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती हैं। क्लियर? सो सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। अगर आपका कोई सजेशन है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, आपका कोई डाउट है हमसे कमेंट सेक्शन में क्लियर करिए। सो अपनी नई वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। I'll be coming back with its next part. Till then, take care and bye bye. So thanks for watching. Thanks. Have a nice day.